कौन सी वो रिपोर्ट है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। वरुण दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ये सारी की सारी रिपोर्ट्स लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो देखिए, शुरुआत करूंगा मैं एचयूएल के साथ, क्योंकि कल अगर हम देखेंगे तो नतीजों के बाद अच्छी खासी गिरावट इस काउंटर पे देखने मिली है। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपने ईपीएस एस्टिमेट काटे हैं, लक्ष्य भी घटाया है। यहाँ पे नुवामा की बात करो तो खरीदारी की सलाह है, लेकिन लक्ष्य इन्होंने 3225 से काट के 3055 का दिया है। इनका कहना है कि नतीजे तो इनलाइन थे, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने अपने एबिटा मार्जिन के गाइडेंस को काटा है, उसके बाद इन्होंने अपने FY 26-27 के ईपीएस एस्टिमेट में कटौती की है। करीब 5% के आसपास की कटौती जो है इन्होंने कर दी है। मोतीलाल ओसवाल की भी एक रिपोर्ट है, एचयूएल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 2850 के प्राइस दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी अपने FY 26-27 के ईपीएस एस्टिमेट में करीब 2% के आसपास की कटौती जो है इन नतीजों के बाद कर दी है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, लक्ष्य इन्होंने बढ़ा दिया है, 1220 से बढ़ा के अब ये 1400 रुपये का प्राइस टारगेट जो है वो दे रहे हैं। इनका कहना है कि सीक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो नतीजे स्ट्रॉन्ग है, डिपॉजिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। हालांकि एनआईआई जो है वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट था, लेकिन वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के अच्छे इनको लग रहे हैं। अब बात करते हैं नेस्ले की। तो देखिए, यहाँ पे नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, लेकिन लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है, 2845 से घटा के 2825 का ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि नतीजे तो ऑलमोस्ट इन लाइन ही थे, कंसेंसस से अच्छे थे, लेकिन डिमांड जो है खासकर शहरी इलाकों में डिमांड जो है वो थोड़ी बहुत चैलेंजिंग है। ये अनुमान लगा रहे हैं कि आगे चल के रिकवरी हो सकती है, लेकिन जो कॉफ़ी में इन्फ्लेशन है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, उसके चलते ये अपना ईपीएस एस्टिमेट में करीब 4 से 5% के आसपास की कटौती जो है वो कर रहे हैं। इसके लिए टारगेट काटा गया है। अब मोतीलाल ओसवाल की नेस्ले पे रिपोर्ट है, न्यूट्रल का कॉल 2400 के आसपास के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इन्होंने अपनी ईपीएस एस्टिमेट जो है उनको अभी भी बरकरार रखा है। एसबीआई लाइफ पे नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 1890 के प्राइस टारगेट जो है ये दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने भी अपने वीएनबी मार्जिन के जो एस्टीमेट है उनमें कटौती की है, करीब 1.8 से 1.9% के आसपास की FY 26-27 के लिए। मोतीलाल ओसवाल की एसबीआई लाइफ पे रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, बरकरार रख रहे हैं, 2000 रुपये के प्राइस टारगेट जो है ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि प्रोडक्ट मिक्स जो है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि नॉन लिंक्ड वीएनबी बीट जो है वो यहाँ पे आगे चल के डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। ये अनुमान लगा रहे हैं कि एपीई और वीएनबी में 2025 और 27 तक आपको 15 से 17% के आसपास की CAGR ग्रोथ जो है वो देखने मिल सकती है। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स पे नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, लक्ष्य इन्होंने बढ़ा दिया है, 885 से बढ़ा के 1070 का ये लक्ष्य दे रहे हैं। इनका कहना है कि लंबे समय बाद अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें एक सुधार देखने मिला है, जो इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके लिए इन्होंने अपने जो ओवरऑल टारगेट्स है उसको बढ़ाया है। पर्सिस्टेंट सिस्टम, कल का जो नतीजा है उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने मिली। नुवामा खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 6250 का लक्ष्य दे रहे हैं, खरीदारी की सलाह है। इनका कहना है कि ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके नज़र आ रहे हैं। इसके लिए अपने ईपीएस एस्टिमेट को भी मेंटेन कर रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल भी खरीदारी की सलाह दे रहा है 6450 के लक्ष्य के साथ। L&T टेक सर्विसेज पे नुवामा की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह है, प्राइस टारगेट में हल्की कटौती है, 4320 से काट के 4300 का ये दे रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल टेक महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह दे रहा है 1950 के टारगेट के साथ। ये कह रहे हैं कि नतीजे जो है थोड़े बहुत मिस थे रेवेन्यू फ्रंट पे, हालांकि मार्जिन जो है वो इनको अच्छे लग रहे हैं। अब बात करते हैं कल के और एक अच्छे स्टॉक की, और वो है लॉरेंस लैब। देखिए, कल नतीजे आए थे, नतीजों के बाद स्टॉक में निचले 100 से रिकवरी देखने मिली, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट आई है, ये इससे ज़्यादा खुश नहीं है। होल्ड की सलाह दे रहे हैं, 640 के लक्ष्य जो है वो इन्होंने बरकरार रखे हैं। इनका कहना है कि अर्निंग साइकिल जो है उसमें एक रिवर्सल ज़रूर देखने मिला है, लेकिन आगे चल के कुछ दिक्कतें हो सकती है। और जितने भी पॉजिटिव्स थे वो दरअसल स्टॉक के प्राइस में यहाँ पे फैक्टर्ड इन है, इसके लिए ये अपने टारगेट को रख रहे हैं। आखिरी में साइंट प्राइस टारगेट एंटिक ने काटे हैं, 1900 से काट के 1675 का किया है। इनको कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं लगे हैं। नतीजों की भी लंबी फहरिस्त है, और उसके बाद हम देखने की लंबी लिस्ट जो है ये ब्रोकरेज रिपोर्ट की है। वरुण, मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में पन्ने बहुत सारे हैं, टाइम उस पर कुछ रिपोर्ट्स पर सवाल लेते हैं। एक्सिस बैंक से शुरुआत कर लेते हैं, चूंकि नतीजे कल आए थे। किरण जी, नतीजों से पहले एक रेंज में रहा, चला ठीक ठाक था शेयर, ये 1200 रुपये के ऊपर भी आ गया था, और जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर है, कुछ कुछ चीज़ें अनुमान के मुताबिक हैं।
एनआई में करीब करीब 6% के आसपास की ग्रोथ, यानी कि ब्याज से आय में। इसके अलावा एसेट क्वालिटी की बात करें वो भी इम्प्रूव हुआ है। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 1400 रुपए के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं एक्सिस बैंक के लिए। चार्ट आपको कैसा दिख रहा है? आज हो सकता है कि गैप के साथ खुलेगा एक्सिस बैंक, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। उसके बाद भी चेस करना है या फिर ठंडा करके लेना है इसको? एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक मेजर ब्रेकआउट हमें 1180 1190 के आसपास मिला है। दूसरी चीज, नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई है, एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है मेरे हिसाब से। और जब तक ये 1190 का 1180 का लेवल होल्ड है, कोई भी अगर आज गैप अप ओपनिंग भी होती है 1230 के ऊपर तो भी हमें चेस करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली, लेकिन अगर 1260 1270 के आसपास ओपन हुआ तो हम चेस नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी रेंज में, जैसे 1220 से लेके 1240 की रेंज में अगर ये स्टॉक ओपन होता है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक में लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 1190 का मेंटेन कीजिए। और जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली 1300 तक की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फॉर द एक्सपायरी ऑफ दिस May month, एक्सिस बैंक लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। लॉन्ग करना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करें, ये अभी और चलेगा। एक्सिस बैंक का शेयर 1050 के भाव से हमने देखा कि 1200 रुपए के ऊपर निकला और थोड़ा समय बिताया, नतीजे अच्छा है, फिर से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक शेयर जिसमें पूरे स्पेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो है एफएमसीजी का। और स्पेशली वो कंपनीज जो थोड़े से अर्बन फोकस्ड हैं, वहां पर चैलेंजेस ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि एक कॉस्ट वाली टेंशन रही है, मार्जिन का प्रेशर हमने देखा इन कंपनीज के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ भी कुछ खास निकल के आए नहीं। हालांकि एचयूएल के जो वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े रहे अनुमान से थोड़े बेहतर साइड पर इन्होंने रिपोर्ट की थी, लेकिन मार्जिन वाला तनाव है। एचयूएल में क्या करना चाहिए किरण जी? क्या और गिरावट आप इसमें शेयर में देख रहे हैं? किसी के पास अगर है तो कहां तक गिरने के बाद एग्जिट कर लेना चाहिए शेयर से? हिंदुस्तान यूनिलीवर की हम बात करें तो ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि स्टॉक 2500 के आसपास आया लेकिन लुढ़क गया और कहीं ना कहीं 2500 का एक स्टीप रेजिस्टेंस बन चुका है। दूसरा एक आप देखोगे तो फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा था, साथ ही साथ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। वो ब्रेकआउट का लेवल था 2330 के आसपास का लेवल। अब वो लेवल के नीचे कल की क्लोजिंग है। आज शायद हो सकता है कि हम और गैप डाउन देखें इसमें, लेकिन 2300 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर मार्केट 2300 के नीचे ओपन होता है या तो फिर आज के दिन में 2300 ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। तो 2300 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही एचयूएल होल्ड करना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो चांसेस हम वापस 2200 तक जाने की गुंजाइश रख सकते हैं। लेकिन एक कॉन्ट्रा बाई भी यहाँ पे सोच सकते हैं। तो 2300 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अगर 2300 ब्रेक नहीं किया तो स्लोली ग्रेजुअली स्टॉक वापस 2500 तक आ सकता है। तो ओवरऑल एक लार्ज कैप कंपनी है, एफएमसीजी ने ऑलरेडी लास्ट ईयर को कोई रिटर्न दिया नहीं है और इस साल उम्मीद है कि कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स पे परफॉर्मेंस रहेगा। सो एफएमसीजी वुड बी द सेक्टर जहां पे हम देख रहे हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नेस्ले ब्रिटानिया में अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एचयूएल वुड बी द नेक्स्ट काउंटर। टाइम लग सकता है लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। पोर्टफोलियो में एज अ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक रखना चाहिए। एचयूएल को लेकर ये व्यू हो गया।